हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं व्लादिमीर लेनिन के बारे में। तो लेनिन के जितने भी राजनीतिक विचार हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में इनके जान लेते हैं, इनका जीवन परिचय और इनकी समसामयिक परिस्थितियों के बारे में। दोस्तों, लेनिन का जन्म 9 अप्रैल 1870 को रूस के यूलियानोव्स्क स्थान पर हुआ। लेनिन के 5 भाई थे और वे सभी क्रांतिकारी थे। उनमें से एक को 19 वर्ष की उम्र में जार के शासक अलेक्जेंडर तृतीय के हत्या के षड्यंत्र में फांसी की सजा दी गई थी, जिस कारण लेनिन और भी ज्यादा क्रांतिकारी बन गए थे। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे विधि शास्त्र में लगे, किंतु उनके क्रांतिकारी कार्यकलापों के कारण उन्हें निष्कासित होना पड़ा। 21 वर्ष की आयु में सेंट पीटर्सबर्ग से उन्होंने कानून की उपाधि प्राप्त की। उन्हें कानून के व्यवसाय में अरुचि थी, अतः उन्होंने क्रांतिकारी परिपत्र शुरू कर दिए। सन 1894 में जब वो विदेश भ्रमण कर रूस वापस आए तो उन्होंने श्रमिक के मुक्ति संघ द यूनियन फॉर लिबरेशन ऑफ द वर्किंग क्लास का गठन किया। उसी वर्ष सरकार ने राजद्रोह के आरोप में उन्हें 1 वर्ष का कारावास दे दिया और इसके बाद 3 वर्ष के लिए उन्हें साइबेरिया के लिए निष्कासित कर दिया। निष्कासन की अवधि पूर्ण होने के बाद वे स्विट्जरलैंड चले गए और वहां से भूमिगत ढंग से साम्यवादी दल के कार्यक्रम बनाने लगे। तो ये एक बैकग्राउंड है लेनिन का। 1870 में इनका जन्म हुआ और 19 वर्ष की उम्र में जार के शासक अलेक्जेंडर तृतीय की हत्या के आरोप में इनके भाई को फांसी की सजा दी गई और उसके बाद ये अधिकतर क्रांतिकारी कामों में लग गए और 17 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या है, जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र में उपाधि तो प्राप्त की, लेकिन ये कानून में आगे काम नहीं कर पाए क्योंकि क्रांतिकारी विचारों के कारण इन्होंने क्या है, क्रांतिकारी संगठनों में भाग लेना शुरू कर दिया था। अब कंटेम्प्रेरी सिचुएशन की अगर बात करें तो यहां पे थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, तभी आप लेनिन के विचारों को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, 1903 से 1907 तक रूस और जापान के बीच युद्ध होता है, जिसमें रूस की बुरी तरीके से पराजय होती है, जिसके कारण रूस की जनता में क्रोध था। इसी बीच लेनिन रूस आए और मौके का फायदा उन्होंने उठाना शुरू किया। लोगों के अंदर जो रोष था, लोगों के अंदर जो क्रोध था जार के शासक के प्रति, जो रूस के शासक होते थे उन्हें जार का शासक कहा जाता था, तो लोगों के अंदर उस क्रोध को इन्होंने भड़काने का काम किया, उसे बढ़ाने का काम किया और इन्होंने जापान से बदला लेने के लिए योजना लोगों के बीच पहुंचानी शुरू की। और जब ये आए और इन्होंने जब अपने क्रांतिकारी विचार प्रसार करने शुरू किए रूस में, तो यहां समाजवादी दल के 2 गुट बन गए थे। 2 गुट कौन से थे? एक को मेन्शेविक कहा जाता था और दूसरे को बोल्शेविक कहा जाता था। तो देखिए यहां पे मेन्शेविक, हालांकि दोनों ये जो दोनों दल है ये साम्यवादी दल ही है। मेन्शेविक भी साम्यवादी दल है और बोल्शेविक भी साम्यवादी दल है। लेकिन मेन्शेविक जो दल है इसकी विचारधारा क्या थी? मार्क्स की तरह ये क्रांतिकारी नहीं थे, वे क्रमिक लोकतंत्रीय क्रांति के पक्ष में थे। यानी ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि धीरे 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 लोकतंत्रीय तरीके से क्रांति हो, एकदम से क्रांति नहीं होनी चाहिए। जबकि बोल्शेविक दल के जो लोग थे वो पूर्णतः क्रांति के समर्थक थे और लेनिन ने इस दल का नेतृत्व किया। वर्ष 1907 में लेनिन वापस स्विट्जरलैंड चले गए और 1917 तक वहीं रहे। 1917 में रूस में जब जारशाही के खिलाफ क्रांति हुई तो वे तुरंत रूस पहुंच गए। 1917 में वहां बुर्जुआ सरकार स्थापित की गई। कहां पे? रूस में, जिसे लेनिन ने क्रांति द्वारा उखाड़ फेंका तथा लेनिन मृत्यु पर्यंत सोवियत शासन के प्रधान रहे। तो यहां पे एक चीज आपको थोड़ी सी क्या है, आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है
यहां पे देखिए, ये जो आपका 1917 में जो क्रांति हुई थी, ये दो क्रांतियां हुई है। एक बोल्शेविक क्रांति हुई है, और पहली बोल्शेविक क्रांति हुई है और दूसरी आपकी कम्युनिस्ट क्रांति हुई है। फर्स्ट बोल्शेविक और दूसरी कम्युनिस्ट। तो ये दो चीजें हैं। 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, इसमें हुआ क्या था बेसिकली, बोल्शेविक क्रांति में जो समाज के कुछ पढ़े लिखे, या फिर आप कह सकते हैं समाज के अंदर एक गुट जो होता है, जिसे आप गुट तंत्र भी कह सकते हैं, एक ऐसा गुट था पढ़े लिखे लोगों का, अमीर लोगों का ऐसा गुट था जिसने जार के शासक के खिलाफ क्या है, क्रांति कर दी थी। ठीक है, बोल्शेविक, इसको बुर्जुआ क्रांति का मतलब होता है। बुर्जुआ क्रांति ऐसी क्रांति होती है जिसमें पढ़े लिखे, अमीर और कुछ एक मतलब थोड़े से जो संख्या में लोग होते हैं, वो जब क्रांति करते हैं उसे कहा जाता है बुर्जुआ क्रांति। तो 1917 में ये हुई थी। उसके बाद अक्टूबर 1917 में क्या है, लेनिन ने क्या है, साम्यवादी क्रांति कर दी, और ये जो बुर्जुआ सरकार यहां पे बनी हुई थी, बुर्जुआ सरकार को उखाड़ फेंका, और उसके बाद मृत्यु पर्यंत सन 1924 तक ये प्रधान बने रहे सोवियत शासन के। उनके नेतृत्व में सोवियत रूस के लिए एक समाजवादी संघात्मक संविधान बनाया गया। तो लेनिन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साम्यवादी संविधान बनाया था रूस के लिए, और उनकी मृत्यु के बाद सन 1936 में स्टालिन ने साम्यवादी रूस के लिए एक दूसरा संविधान बनाया था। राइटिंग्स की अगर बात करें, राइटिंग्स इनकी ऐसी है कि अक्सर एग्जाम्स में ये पूछी जाती है, जैसे द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, ये सबसे पहली किताब है। बोल्शेविक क्रांति, मेंशेविक क्रांति जो 1902 है, उससे पहले इन्होंने ये किताब लिखी थी, और इसके अंदर इन्होंने कैपिटलिज्म किस तरीके से डेवलप हो रहा है रशिया में, उसके बारे में 1899 में लिखा। उसके बाद मेंशेविक क्रांति जब होती है, उसमें व्हाट इज टू बी डन, 1902 में इन्होंने ये किताब लिखी, व्हाट इज टू बी डन, और इस किताब के अंदर इन्होंने साम्यवादी दल की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में इन्होंने इस किताब के अंदर लिखा है। नेक्स्ट किताब है वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक, 1904 में इन्होंने ये किताब लिखी है। टू टैक्टिस ऑफ द सोशल डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, 1905 में इन्होंने ये किताब लिखी। मटेरियलिज्म एंड इंपीरियो क्रिटिसिज्म किताब 1909 के अंदर लिखी। इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, 1916 में इन्होंने किताब लिखी। स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1917। द अप्रैल थीसिस 1917, ये अप्रैल में हुई थी आपकी बुर्जुआ क्रांति, अप्रैल थीसिस उसी के ऊपर इन्होंने लिखी है, और अक्टूबर में हुई थी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीजें हैं। द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन एंड रेनगार्ड कोट्स्की, कई बार ये किताब पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में, 1918 में इन्होंने किताब लिखी। लेफ्ट विंग कम्युनिज्म इन्फिनाइट डिसऑर्डर, 1920 में इन्होंने किताब लिखी है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख राइटिंग्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है ये है व्हाट इज टू बी डन, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, और द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन एंड द रेनगार्ड कोट्स्की। अब कंट्रीब्यूशन टुवर्ड मार्क्सिज्म, यानी मार्क्स के जो सिद्धांत थे, मार्क्सिज्म के जो सिद्धांत थे, उसके अंदर लेनिन का क्या योगदान रहा। एक विचारधारा है जिसे कहा जाता है मार्क्सवाद, एक विचारधारा ऐसी है जिसे मार्क्सवाद लेनिनवाद कहा जाता है, एक ऐसी विचारधारा है जिसे मार्क्सवाद माओवाद कहा जाता है। ठीक है, तो मार्क्सवाद लेनिनवाद क्या है वो आप यहां से समझ पाएंगे कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट क्या है। भारत के अंदर भी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी बनी हुई है, तो आप उनके विचारों को यहां से समझ सकते हैं कि किस विचारधारा की पार्टी है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी। अब पहली चीज क्या है, मार्क्स के विचारों को रूस में लागू किया। तो
इससे पहले कार्ल मार्क्स ने क्या है, अपने विचार दिए थे क्रांति लाने के लिए और व्यवहार रूप में उन्होंने लागू किया रूस के अंदर मार्क्स के विचारों को। दूसरा सबसे बड़ा विचार इनका है दलीय विचार, पार्टी संबंधी विचार इनका। साम्यवादी दल ही क्रांति कर सकता है, मजदूर अकेले नहीं। तो इससे पहले कार्ल मार्क्स क्या कहते थे? कार्ल मार्क्स कहते थे कि क्रांति मजदूरों द्वारा लाई जाएगी, लेकिन पहले ऐसे चिंतक हुए मार्क्सिज्म के अंदर जिन्होंने कहा कि क्रांति साम्यवादी दल लाएगा। इसके साथ ही लेनिन कहते हैं अगर आपने साम्यवाद को बचा के रखना है और उसका विस्तार एक देश से दूसरे देश के लिए करना है तो बाकी बचे छोटे मोटे पूंजीपतियों का सफाया करना जरूरी है, क्योंकि ये छोटे मोटे पूंजीपति क्या है, दोबारा से एक बड़े पूंजीपति का रूप धारण कर सकते हैं। साम्यवादी दल अधिनायक होगा, मजदूर नहीं। तो जैसे कार्ल मार्क्स कहा करते थे कि मजदूरों का अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा जैसे क्रांति होगी, लेकिन यहां पे लेनिन ने पहली बार कहा कि साम्यवादी दल का अधिनायक स्थापित होगा, ना कि मजदूरों का। जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता। जहां स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहां राज्य का अस्तित्व नहीं है। यानी राज्य क्या है? राज्य स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। ठीक है, यहां पे देखिए, जब तक राज्य है तब तक स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि राज्य जो है वो राज्य की स्वतंत्रता छीनता है। लेनिन मार्क्सवादियों को नास्तिक बनाना चाहते थे। वह निर्वाचित संसद के वो बिल्कुल कट्टर विरोधी थे। तो एक तो ये नास्तिक बनाना चाहते थे, और नास्तिक बनाने का इनका जो आधार है वो कार्ल मार्क्स का ही आधार है। जैसे कार्ल मार्क्स कहा करते थे कि धर्म क्या है? धर्म एक अफीम है, और अफीम खाके जैसे इंसान बस वो घूमता ही रहता है, उसको अच्छे और बुरे की समझ नहीं आती है, वैसे ही धर्म भी एक अफीम है। उसी को आधार बना के ये नास्तिक बनाना चाहते थे, और ये निर्वाचित संसद के भी विरोधी थे। वह अंतरराष्ट्रीय शांति के समर्थक थे। देखिए, इंटरनेशनल पीस के समर्थक थे। इसके बाद आप देखते हैं कॉट्स्की हो गए, स्टालिन हो गए, ये अंतरराष्ट्रीयवाद में क्या है? अंतरराष्ट्रीयवाद में साम्राज्यवाद के समर्थक थे। स्टालिन, कॉट्स्की, आपके हिटलर और मुसोलिनी, ये अंतरराष्ट्रीयवाद में क्या है? इंपीरियलिज्म को बढ़ावा देते हैं, जबकि ये अंतरराष्ट्रीय शांति के समर्थक थे। अब थॉट्स ऑन इंपीरियलिज्म, ये कई बार पूछा जाता है कि इनके साम्राज्यवाद के ऊपर क्या विचार थे। तो यहां पे देखिए, साम्राज्यवाद को लेनिन ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक विषय के रूप में अध्ययन किया। यानी साम्राज्यवाद क्या है? ये एक सोशल एंड पॉलिटिकल इशू है। उनके अनुसार साम्राज्यवाद विश्व इतिहास के विभिन्न युगों में पूंजीवाद का सबसे उच्च और अंतर्निहित रूप से विकसित रूप है। अर्थात इसे पूंजीवाद का सर्वोच्च विकसित रूप कहा। तो जैसे कि हमने अभी किताब भी इनकी देखी, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद पूंजीवाद का सर्वोच्च विकसित रूप है। साम्राज्यवाद की उत्पत्ति कैसे होती है लेनिन के अनुसार? लेनिन का मानना था कि साम्राज्यवाद और उसका विस्तार कैपिटलिज्म के विकास के पश्चात ही हुआ। यानी साम्राज्यवाद का विकास कैसे होता है? पहले क्या आता है? पूंजीवाद आता है। पूंजीवाद के अंदर क्या होता है? एक पूंजीवादी होता है, एक पूंजीपति होता है। वो क्या है? अपना पैसा इकट्ठा करने लगता है, पैसा इकट्ठा करने लगता है, दूसरे छोटे मोटे जो पूंजीपति है उनके ऊपर वो कब्जा शुरू कर देता है, और उनकी जो कंपनियां हैं वो अपने में मिला लेता है, और ऐसे ऐसे करके वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है, और छोटी मोटी कंपनियां बिल्कुल खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे क्या है? वो स्टेट के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। और स्टेट जब पूरा एक पूंजीवादी स्टेट बन जाएगा तो वो स्टेट जैसे अपनी छोटी मोटी कंपनियों को खा रहा था, वैसे ही वो साथ वाले जो नेशंस है, साथ वाले जो राज्य हैं, उनके ऊपर वो साम्राज्य थोपने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार साम्राज्यवादी की उत्पत्ति हुई है लेनिन के अनुसार। इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद का विश्लेषण। लेनिन ने पूंजीवाद के रूप में इंपीरियलिज्म के 5 मुख्य लक्षणों को बताया है। यानी साम्राज्यवाद के 5 लक्षण होते हैं लेनिन के अनुसार। पहला लक्षण, विदेशी निवेशन को बढ़ावा, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है
उसको बढ़ावा देना। दूसरा, विदेशी भूमि अधिग्रहण, यानी साम्राज्यवाद में बेसिकली होता क्या है, हम अभी इंडिया में हैं, इंडिया अगर साम्राज्यवादी नीति अपनाता है तो वो सबसे पहले क्या है, दूसरे देशों की भूमि का अधिग्रहण करेगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे करके वो क्या है, सारे देशों को अपने में मिलाने की कोशिश करेगा। तीसरा, विदेशी उत्पादों का विक्रय, यानी फॉरेन जो प्रोडक्ट है उनको बेचना शुरू कर देते हैं। यह भी पूंजीवाद का लक्षण है लेनिन के अनुसार। चौथा है मुक्त विदेशी बाजार, यानी फ्री फॉरेन मार्केट, यानी किसी भी प्रकार का टैक्स या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी बाधाएं फॉरेन जो बाजार होते हैं वहां पे नहीं होती है इंपीरियलिज्म के अंदर। और लास्ट है विदेशी मुद्रा निर्यात, यानी फॉरेन की जो मनी होती है उसके निर्यात को इसके द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो ये 5 प्रमुख आधार बताए हैं या फिर लक्षण बताए हैं लेनिन ने इंपीरियलिज्म के। नेक्स्ट है उदारीकरण। लेनिन का मानना था कि साम्राज्यवाद उदारीकरण का परिणाम है, यानी इंपीरियलिज्म क्या है, लिबरलाइजेशन का परिणाम है, जिसमें विश्व भर की धन, संसाधन और शक्ति कुछ राष्ट्रों के हाथों में एकत्रित हो जाती है। लास्ट है विश्वव्यापी युद्ध। तो साम्राज्यवाद क्या है, लेनिन का मानना था कि साम्राज्यवाद के कारण विश्व भर में युद्धों का स्तर बढ़ता है। युद्धों का स्तर कैसे बढ़ेगा, आज आप अपनी जैसे ये आप देख लो, जैसे हिटलर था तो हिटलर ने क्या है, यूगोस्लाविया को कब्जे में किया, उसने फ्रांस को कब्जे में करने की कोशिश की, इटली को कब्जे में करने की कोशिश की। जापान साम्राज्यवादी देश था तो उसने चाइना के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, उसने इंडिया के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, म्यांमार, और ऐसे ऐसे करके क्या है, मतलब विश्वव्यापी युद्ध को बढ़ावा मिलता है इंपीरियलिज्म के कारण। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी के ऊपर लेनिन के विचार, लोकतंत्र के ऊपर विचार। लेनिन प्रजातंत्र के स्थान पर सर्वहारा वर्ग के लोकतंत्र को उचित मानते हैं। यह चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है। लेनिन क्या है, डेमोक्रेसी के स्थान पर सर्वहारा वर्ग के लोकतंत्र को उचित मानते हैं, यानी जिनका शोषण किया जा रहा है जब उनके हाथों में पावर आ जाएगी वही सच्चा लोकतंत्र है। वह मानते हैं कि मजदूरों में समाजवादी क्रांति की विचारधारा स्वयं जन्म नहीं ले सकती। जहां मार्क्स का कहना था कि मजदूरों की मुक्ति स्वयं मजदूरों का काम है, वहीं लेनिन साम्यवादी दल को मजदूर वर्ग का अग्रणी लड़ाकू दल कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहां से आपके लिए फैक्ट बन जाता है कि किसने साम्यवादी दल को मजदूर वर्ग का अग्रणी लड़ाकू दल कहा। लेनिन के लोकतंत्र पर विचार विशेष रूप से उनके समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। लेनिन के लोकतंत्र पर विचारों के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो इस प्रकार है। सबसे पहले, लोकतंत्र के अंदर क्या है, सामाजिक न्याय का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेनिन का मानना था कि एक सशक्त लोकतंत्र एक ऐसे समाज के निर्माण में सहायता करता है जिसमें समाज में समानता और सामाजिक न्याय होता है। मतलब इक्वालिटी वहां पे होनी चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है कि कोई गरीब नहीं होना चाहिए, कोई ज्यादा अमीर नहीं होना चाहिए, और अमीर और गरीब के बीच जो खाई है वो कम होनी चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र को एक ऐसे विचारधारा के रूप में देखा जो समृद्धि और समानता के बीच संतुलन स्थापित करता है। समृद्धि मतलब कि कैपिटल जो है, पूंजी जो है, वो क्या है, वो समान रूप से लोगों के अंदर, समृद्धि जो है, विकास जो है, वो सभी का समान रूप से होना चाहिए। उसके बीच जब संतुलन है वही डेमोक्रेसी होती है। समाजवादी लोकतंत्र। लेनिन का स्वप्न था कि समाजवाद समृद्धि, न्याय और समानता के लिए लोकतंत्र को प्रोत्साहित करेगा। वे लोकतंत्र को न केवल राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं बल्कि समाजवादी आदर्शों को साकार करने के लिए भी एक साधन के रूप में इसका उपयोग करना चाहते हैं। और लास्ट है प्रतिनिधित्व और केंद्रीकरण पर उनके विचार कि लोकतंत्र के अंदर प्रतिनिधित्व कैसा होगा और केंद्रीकरण कैसा होगा। तो प्रतिनिधित्व का जो संसदीय मॉडल था वो पहले ही बता चुका हूं कि वो संसदीय प्रतिनिधित्व के बिल्कुल कट्टर आलोचक थे, और ये
विकेंद्रीकरण के भी आलोचक थे। ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चाहते थे, ये केंद्रीकरण के समर्थन में थे। लेनिन के विचारों में लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व की भूमिका थी, लेकिन उन्होंने केंद्रीकरण को भी महत्वपूर्ण माना। अब आज के टाइम में लोकतंत्र की क्या हम परिभाषा देते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर का। आज के टाइम पे केंद्र के पास शक्ति है, स्टेट के पास शक्ति है, वैसे ही ग्रास रूट लेवल पर पंचायतों के पास भी शक्ति है। लेकिन लेनिन ऐसी विचारधारा के नहीं थे। उनका मत था जो सेंटर है, सेंटर के पास ही सारी पावर होगी, सेंटर ही आगे पावर्स का क्या है ट्रांसफर करेगा जितना वो चाहे। उनके अनुसार केंद्रीकरण के माध्यम से समाज के विभिन्न तंत्रों को एकीकृत किया जा सकता है और समाज के लिए एक समृद्ध राष्ट्र निर्माण किया जा सकता है। अब ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, मार्क्स और लेनिन के विचारों में क्या अंतर है। कुछ अंतर तो हम देख चुके हैं, तो यहां पे देखते हैं मेन अंतर। देखिए, जैसे मार्क्स कहा करते थे कि क्रांति पूर्ण विकसित पूंजीवादी देशों में होगी, यानी जिन देशों में पूंजीवाद पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, जहां पे शोषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वहीं पे क्रांति होगी। इसके विपरीत लेनिन कहते हैं क्रांति पिछड़े देशों में भी होगी, जरूरी नहीं है। आप यहां पे साबित करके दिखाया लेनिन ने रशिया के अंदर क्रांति करके, क्योंकि रशिया पूर्ण रूप से पूंजीवादी विकसित देश नहीं था, वो क्या है अविकसित देश था पूंजीवाद के रूप में, लेकिन वहां पे भी क्रांति हो गई। दूसरा, मार्क्स कहा करते थे क्रांति अपरिहार्य है और समय अनुसार आएगी, लेकिन लेनिन कहते हैं कि क्रांति मानवीय प्रयासों से आएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रांति 50 साल बाद आएगी जब आपका पूंजीवाद विकसित हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मानवीय प्रयासों के द्वारा क्रांति जो 50 साल में आनी है वो 2 साल में भी लाई जा सकती है, ये लेनिन ने कहा। मार्क्स कहते हैं क्रांति मजदूरों द्वारा लाई जाएगी, मजदूरों द्वारा क्रांति के समर्थक थे कार्ल मार्क्स। इसके विपरीत लेनिन साम्यवाद की तानाशाही की बात करते हैं और जो क्रांति है वो साम्यवादी दल द्वारा ही लाई जाएगी, मजदूरों के बस की ये बात नहीं है लेनिन के अनुसार। साम्यवादी दल द्वारा क्रांति होगी। श्रमिकों की तानाशाही की बात मार्क्स करते हैं और साम्यवादी दल की तानाशाही की बात कौन करते हैं, लेनिन। और विश्व घटनाओं में नियतिवाद अर्थात द्वंद्ववाद द्वारा घटनाएं होगी, ये कार्ल मार्क्स कहा करते थे कि नियतिवाद का मतलब है कि पूंजीवाद है तो पूंजीवाद के खिलाफ क्या है, बुर्जुआ क्रांति होगी। पूंजीवाद के खिलाफ क्या है, पूंजीवाद के खिलाफ समाजवादी क्रांति होगी। समाजवादी क्रांति के बाद कुछ समय के लिए मजदूरों की तानाशाही होगी और फिर साम्यवाद आएगा। तो ये नियतिवाद था। इसके विपरीत लेनिन ने कहा, लेनिन के शब्दों में, रूसी क्रांति को यदि जीवित रखना है तो देश का तेजी से औद्योगिकरण करना अनिवार्य है। यानी आप नियति के ऊपर ना बैठे रहे, आपको क्या है, अगर क्रांति को जीवित रखना है तो आपको औद्योगिकरण करना ही पड़ेगा। तो सबसे लास्ट में अब देख लेते हैं इनका मूल्यांकन। लेनिन के विचारों का निष्कर्ष यह है कि उनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता और समृद्धि की प्राप्ति के लिए कैपिटलिस्ट राजनीति और व्यवस्था के बदलाव की आवश्यकता थी। यानी समाज में तभी सामाजिक न्याय स्थापित होगा, समानता और समृद्धि स्थापित होगी, जब पूंजीवाद के स्थान पर क्या आएगा, समाजवाद। उनके समाजवादी सिद्धांत और संघर्ष पूर्वक राजनीतिक दल के संगठन के माध्यम से वे एक नया समाजवादी आदर्श निर्माण करने का प्रयास करते थे। यानी समाजवादी सिद्धांत के तहत वो क्या है, साम्यवादी दल के तहत क्या है, एक समाजवादी आदर्श राज्य का निर्माण करने का प्रयास करते थे। इसके लिए वे विश्वव्यापी क्रांति, एकीकरण और दायित्व का समर्थन करते हैं। तो ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वे विश्वव्यापी क्रांति के समर्थक थे, यानी क्रांति रूस के अंदर आई है, रूस से क्रांति क्या है, बाहर के जो रूस से बाहर के जो देश है वहां तक उसका विस्तार होना चाहिए, पूरे विश्व में समाजवादी क्रांति होनी चाहिए। इसके साथ एकीकरण मैंने आपको बता दिया कि पावर जो रहेगी वो सेंट्रल मॉस्को जैसे है, जो सेंट्रल आपका सेंटर जहां पे है वहां पे पूरी की पूरी पावर रहेगी और वही ट्रांसफर करेगा। और दायित्ववाद का भी वे समर्थन करते हैं।
लेनिन के विचारों ने मार्क्सवाद में आमूल परिवर्तन किया और अधिकांश समाजवादी आंदोलनों को इन्होंने प्रभावित किया। तो ये थे लेनिन के प्रमुख राजनीतिक विचार। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।